हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ जून 2025 के लिए मॉक टेस्ट 2 अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट 1 नहीं देखा है वो यूजीसी नेट जेआरएफ की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से 10 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, सिंसियरली इसको अटैम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टाइम वेस्ट किए बिना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? न्याय शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, जॉन ऑस्टिन, जर्मी बेंथम, सैलमंड या फिर रॉस्को पाउंड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, जर्मी बेंथम। ठीक है, जर्मी बेंथम को फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस किसे कहा जाता है तो वो हो जाएंगे आपके ऑस्टिन। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फोकसेस ऑन रिटन लॉज इनेक्टेड बाय अ सोवरेन? कौन सा न्यायशास्त्र स्कूल संप्रभु द्वारा बनाए गए लिखित कानूनों पर केंद्रित है? नेचुरल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल या फिर सोशोलॉजिकल स्कूल? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, एनालिटिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय? जीवित कानून का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के लिए। सेविग्नी, ड्यूगिड, एरलिच या फिर पाउंड? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, एरलिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सोवरेन, दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय? कानून संप्रभु का आदेश है, यह परिभाषा किसने दी थी? केल्सन, ऑस्टिन, सैलमंड या फिर हार्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक न्यायशास्त्र स्कूल से संबंधित है? ऑप्शंस देखेंगे, जॉन ऑस्टिन, हंस केल्सन, फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी या फिर एच.एल.ए. हार्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन सी, फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविग्नी। ठीक है, सेविग्नी जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित है। हिस्टोरिकल स्कूल से और कौन कौन संबंधित है? सर हेनरी मैने हिस्टोरिकल स्कूल के हैं। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, जॉर्ज, फ्रीडरिच, पुक्ता। ठीक है, अब ये जो सेविग्नी है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फाउंडर भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉ स्कूल, लॉ इज़ बेस्ड ऑन? प्राकृतिक कानून स्कूल के अनुसार किस कानून पर आधारित है? सोवरेन कमांड, सोशल यूटिलिटी, मॉरल प्रिंसिपल्स या फिर कस्टम? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, मॉरल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ? शुद्ध कानून सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन ऑस्टिन, हंस केल्सन, रॉस्को पाउंड या फिर जेरोम फ्रैंक? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, हंस केल्सन। ठीक है, हंस केल्सन ने क्या दिया था? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज गिवन बाय? न्यायशास्त्र में सामाजिक अभियंत्रण का सिद्धांत किसने दिया था? सैलमंड, रॉस्को पाउंड, ड्यूगिड या फिर सेविग्नी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, रॉस्को पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ इज़ अ प्रिंसिपल बेस्ट एसोसिएटेड विद? कानून के अनुसार न्याय का सिद्धांत किसके साथ सबसे अच्छे से जुड़ा हुआ है? नेचुरल लॉ, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिर हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस? तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच लीगल थ्योरी आर राइट्स
कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। किस विधि सिद्धांत में अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित हितों के रूप में माना जाता है? नेचुरल लॉ थ्योरी, एनालिटिकल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी या फिर विल थ्योरी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इंटरेस्ट थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आ गए हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 किससे डील करता है? फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? जस्टिकेबल राइट्स, इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, नॉन जस्टिकेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस या फिर पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉन जस्टिकेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये क्वेश्चन भी नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शंस देखेंगे 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल या फिर 11th शेड्यूल? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 10th शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरीली डील्स विद? प्रशासनिक कानून मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्रिमिनल ऑफेंसेस, गवर्नमेंट प्रोसीजर एंड एक्शंस, सिविल डिस्प्यूट या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? गवर्नमेंट प्रोसीजर एंड एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कानून का स्रोत है? कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, प्राइमरीली स्टैट्यूट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड्स? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या शामिल करता है? राइट टू बी हर्ड, रूल अगेंस्ट बायस, स्पीकिंग ऑर्डर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मीन्स? अल्ट्रा वायर्स सिद्धांत का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिंग विद इन लीगल अथॉरिटी, एक्टिंग बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी, एक्टिंग विदाउट मॉरल अथॉरिटी या फिर एक्टिंग विदाउट एक्टिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिंग बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर क्रिएटेड टू? प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्यों बनाए जाते हैं? सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट, रिड्यूस बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स, मेक क्रिमिनल लॉज या फिर अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? तो क्या आंसर होगा इसका सही? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्यों बनाए जाते हैं? रिड्यूस बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट। ठीक है, रेगुलर कोर्ट के ऊपर से बर्डन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य स्रोत है? जुडिशियल डिसीजन, ओपिनियंस ऑफ ज्यूरिस्ट, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन या फिर यूएन रिजोल्यूशन? ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन जो है वो प्राइमरी सोर्स हैं किसके? इंटरनेशनल लॉ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज लोकेटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, हेग या फिर पेरिस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, द हेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट इज एंशर्ड इन? राज्यों की संप्रभु समानता की संकल्पना किसमें निहित है? UN चार्टर, जिनेवा कन्वेंशन, मोंटेविडियो कन्वेंशन या फिर वीना कन्वेंशन? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, UN चार्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द UN चार्टर डील्स विद द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यों से संबंधित है? आर्टिकल 7, आर्टिकल 38, आर्टिकल 92 या फिर आर्टिकल 51। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? द आंसर इज आर्टिकल 92। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ मीन्स। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य की मान्यता का अर्थ है। ऑप्शंस देखेंगे, ग्रांटिंग लैंड टू अ न्यू कंट्री, एक्सेप्टिंग द लीगल स्टेटस ऑफ अ न्यू स्टेट, साइनिंग ट्रीटीज या फिर डिक्लेयरिंग वॉर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग द लीगल स्टेटस ऑफ अ न्यू स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्राइमरीली अप्लाइज ड्यूरिंग। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून मुख्यतः किस समय लागू होता है? टाइम्स ऑफ पीस, टाइम्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूरिंग इलेक्शन या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा टाइम्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ट्रीटी इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून में निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख संधि है? UN चार्टर, जेनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन या फिर रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, तो संधियों से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जेनेवा कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1864 वॉज प्राइमरीली कंसर्न विद। 1864 का पहला जेनेवा कन्वेंशन मुख्यतः किससे संबंधित था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स ऑन द बैटलफील्ड, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफ्यूजी कैंप्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स ऑन द बैटलफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड क्रॉस एम्बलम सिम्बलाइजेस। लाल क्रॉस का प्रतीक किसका प्रतीक है? मिलिट्री अथॉरिटी, मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी या फिर इकोनॉमिक असिस्टेंस। ठीक है, ये वाला जो आप रेड क्रॉस देखते हो ना, ये वाला, ये कौन सा किस चीज़ का प्रतीक है ये? तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच प्रिंसिपल अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लिमिट्स द मीन्स एंड द मेथड ऑफ वॉरफेयर। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत युद्ध के साधनों और तरीकों को सीमित करता है? प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सोवर्निटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आईपीसी के क्वेश्चन आ गए हैं। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 4, वो बताती है कि हमें लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ना है, जिसमें आईपीसी के कुछ टॉपिक्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5 क्वेश्चन आईपीसी के लिए हैं और 5 क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता के लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, द इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862, 1 अक्टूबर 1860, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। आंसर इज 1 जनवरी 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस ऑफेंस। आईपीसी की कौन सी धारा अपराध को परिभाषित करती है? सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 40 या फिर सेक्शन 44। ठीक है, तो ऑफेंस की जो डेफिनेशन थी आईपीसी में, वो हमें कहाँ दी गई थी? सेक्शन 40 में दी गई थी। ठीक है, और अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में ये ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में। ठीक है, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन दी हुई थी वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? सेक्शन 2 में कर दी हैं सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है? अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, मियर इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, थॉट अबाउट अ क्राइम या फिर ड्रीम अबाउट अ क्राइम। तो क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन ए, अग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म गुड फेथ इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। सद्भावना शब्द आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? सेक्शन 44, सेक्शन 50, सेक्शन 52 या फिर सेक्शन 60।
तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेक्शन 52, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, तो ये जो सेक्शन है गुड फेथ का, वो सेक्शन है सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31, ठीक है। आप चाहें तो डिटेल में जाके भारतीय न्याय संहिता में पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ आईपीसी डील्स विद जनरल एक्सेप्शन? आईपीसी का कौन सा अध्याय सामान्य अपवादों से संबंधित है? चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 9 या फिर चैप्टर 11? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चैप्टर 4। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं भारतीय न्याय संहिता के क्वेश्चंस। द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेसेस विच ओल्ड लॉ? भारतीय न्याय संहिता 2023 किस पुराने कानून का स्थान लेती है? क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या फिर सिविल प्रोसीजर कोड 1908? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर करेक्ट? ऑप्शन बी, आईपीसी 1860, ठीक है। आईपीसी की जगह क्या आ गया है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। सीआरपीसी की जगह क्या आ गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस की जगह क्या आ गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। सीपीसी अब एज इट इज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम विच डेट टिल द भारतीय न्याय संहिता 2023 बी एप्लीकेबल? भारतीय न्याय संहिता 2023 किस तिथि से लागू होगी? ठीक है, 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 या फिर 2 अक्टूबर 2024? करेक्ट आंसर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024, ठीक है। जो तीनों अभी मैंने कानून नए बताए हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइंस द टर्म ऑफेंस? अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा अपराध शब्द को परिभाषित करती है। ऑप्शंस देख लेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, सेक्शन 4 या फिर सेक्शन 5? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। अंडर भारतीय न्याय संहिता थेफ्ट इज डील्ड विद इन विच सेक्शन? BNS के अंतर्गत चोरी किस धारा में शामिल है? 301, 302, 303 या फिर 304? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सेक्शन 303, ठीक है। और अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी में चोरी कहाँ दी गई थी हमें? सेक्शन 378, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय न्याय संहिता 2023 कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शन अप्रोक्सीमेटली? भारतीय न्याय संहिता 2023 में लगभग कितनी धाराएं हैं? 300, 356, 358 या फिर 360? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी, 358। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, टॉर्ट इज टॉर्ट है क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सिविल रॉन्ग, ठीक है। टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिम उबी जस इबी रेमेडियम मीन्स? उबी जस इबी रेमेडियम एक लीगल मैक्सिम है और इसका क्या अर्थ है? ऑप्शंस देखेंगे, नो राइट विदाउट रेमेडी, नो रेमेडी विदाउट रॉन्ग, एवरी राइट हैज़ अ रेमेडी या फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड? इस मैक्सिम का क्या अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन सी, एवरी राइट हैज़ अ रेमेडी या फिर वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, ठीक है। इस पे मैंने एक स्पेसिफिक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं लीगल मैक्सिम की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। केस लॉज भी है वहाँ पे और साथ में इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, डिफेमेशन इज अ टॉर्ट दैट अफेक्ट्स? मानहानि वह टॉर्ट है जो प्रभावित करता है प्रॉपर्टी, पर्सन्स रेपुटेशन, लाइफ या फिर कॉन्ट्रैक्ट? क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, पर्सन्स रेपुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन टॉर्ट लॉ द प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी मीन्स? टॉर्ट कानून में विकेरियस दायित्व का क्या अर्थ है? लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर एजेंट्स एक्ट, लाइबिलिटी फॉर वंस ओन एक्ट्स ओनली, ऑप्शन सी लाइबिलिटी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी नो लाइबिलिटी एट ऑल? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर एजेंट्स एक्ट, ठीक है। ये होती है हमारी विकेरियस लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45,
अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो ऑप्शन देखेंगे गुड्स सेल्स, गुड्स मैन्युफैक्चर्स, बाइज गुड्स और अवेज सर्विस फॉर कंसिडरेशन, या फिर डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाइज गुड्स और अवेज सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी अंडर द 1986 एक्ट। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और सुप्रीम कंज्यूमर कोर्ट। तो आंसर होगा सुप्रीम कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के भी क्वेश्चंस आते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा है, ऑप्शनल फॉर व्हीकल ओनर्स, मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स, ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, या फिर रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स। ठीक है, सभी वाहनों के लिए ज़रूरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की किस धारा के तहत स्थापित है? सेक्शन ध्यान रखिएगा इसका, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 17। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेक्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत अनुबंध को किस रूप में परिभाषित किया गया है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, अ प्रॉमिस मेड बाय वन पार्टी, अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन। द आंसर इज ऑप्शन ए, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंसिडरेशन मस्ट बी। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2D के अनुसार वैध अनुबंध यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए विचार एक आवश्यक तत्व है। क्या विचार होना चाहिए? फ्री एंड वॉलेंट्री, लीगल एंड वैल्यूएबल, इन राइटिंग, या फिर पेड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, लीगल एंड वैल्यूएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a valid contract under the Indian Contract Act 1872? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध वैध नहीं है? ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ माइनर, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ पर्सन विद वैलिड कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद कंसिडरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ माइनर, नहीं, ये वैलिड नहीं है। एंटर्ड बाय अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एंटर्ड बाय अ पर्सन विद वैलिड कंसेंट, ये वाला जो है ऑप्शन ये भी सही है। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद कंसिडरेशन, ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा नेगेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ माइनर। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइडेबल वैन। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 14 के अनुसार अनुबंध को रद्द करने योग्य तब कहा जाता है जब अ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू coercion और undue influence, द कॉन्ट्रैक्ट लैक्स कंसिडरेशन, वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, या फिर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन एंड साइन। ठीक है, तो रद्द करने योग्य कब कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट को? तो आंसर हो जाएगा
कंसेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू कर्शियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। जब किसी से कंसेंट, ठीक है, यानी कि सहमति कर्शियन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी दबाव में आके प्राप्त की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 के तहत विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी, गुड्स आर सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, मनी इज़ ट्रांसफर्ड एज अ लोन, सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड्स आर सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, प्रतिफल के लिए बेचे गए गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज According to Section 4 of the Sale of Goods Act 1930, a contract of sale involves the transfer of property in goods from the seller to the buyer for विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 की धारा 4 के अनुसार विक्रय अनुबंध में विक्रेता से खरीदार को वस्तुओं में संपत्ति का हस्तांतरण होता है। इसके बदले में पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, कंसिडरेशन, रिटन एग्रीमेंट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्विस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसिडरेशन, प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ प्रॉमिसरी नोट इज, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत प्रॉमिसरी नोट है a written promise to pay a sum of money on demand or at a future date. Second option है a promise made by a third party to pay, a receipt for a loan given or a document transferring ownership of goods. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, a written promise to pay a sum of money on demand or at a future date. Next question is According to the Negotiable Instrument Act, a check is पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार एक चेक है। A bill of exchange payable on demand, a written order to pay a specified sum of money, a promise to pay a sum of money in the future, a security document. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, a written order to pay a specified sum of money, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 a company is defined as कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट, अ बिजनेस ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल या फिर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एन एसोसिएशन, ठीक है, एक ऐसा संगठन ऑफ पर्सन फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के लिए किसी बिजनेस को करना। नेक्स्ट इज अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी किस रूप में बनाई जा सकती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। प्राइवेट कंपनी भी बनाई जा सकती है, पब्लिक भी और वन पर्सन कंपनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए फैमिली लॉ के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। हिंदूज ओनली, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स, ओनली हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, ओनली बुद्धिस्ट एंड हिंदूज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ठीक है, किस किस पर अप्लाई होता है हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदूज पे, बुद्धिस्ट पे, जैन पे और सिख पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हिंदू लॉ अ मैरिज इज कंसीडर्ड एज हिंदू कानून के तहत विवाह को माना जाता है अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, अ सेक्रेमेंट, अ मेयर एग्रीमेंट या फिर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अ सेक्रेमेंट, ठीक है। हिंदू कानून के तहत विवाह क्या है? एक संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास 1 ईयर, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1 का उत्तराधिकारी नहीं है? ठीक है, ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, सन, डॉटर, ब्रदर, विडो, ठीक है। क्या कौन कौन है इनमें से जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है, क्लास 1 ईयर में आते हैं? सन आता है, डॉटर आती है, ठीक है, ब्रदर नहीं आता है, विडो आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, ब्रदर, ठीक है। और कौन कौन आता है क्लास 1 ईयर में? ठीक है, मदर भी आती हैं, ठीक है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप
हिंदू मैरिज एक्ट से हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला जो पार्ट है वो कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के तहत वैध दत्तक ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक है? कंसेंट ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड, कंसेंट ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स, कंसेंट ऑफ स्पाउस इफ मैरिड या फिर कोर्ट परमिशन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, कंसेंट ऑफ स्पाउस इफ मैरिड। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी कंसेंट बहुत ज़रूरी है एडॉप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर बॉय और अनमैरिड गर्ल इज। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत एक नाबालिग लड़के या अविवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षक होता है, मदर, फादर, एल्डर ब्रदर या फिर ग्रैंडफादर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, फादर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मुस्लिम मैरिज निकाह इज कंसीडर्ड एज, एक मुस्लिम विवाह को माना जाता है सेक्रेमेंट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजियस रिचुअल ओनली या फिर सोशल ऑब्लिगेशन ओनली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ मेहर इज, मुस्लिम कानून के तहत मेहर क्या है? अ गिफ्ट फ्रॉम ब्राइड टू ग्रूम, अ गिफ्ट फ्रॉम ग्रूम टू ब्राइड, अ रिलीजियस टैक्स या फिर अ कोर्ट फाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, अ गिफ्ट फ्रॉम ग्रूम टू ब्राइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन मुस्लिम लॉ तलाक मीन्स, मुस्लिम कानून में तलाक का अर्थ है मैरिज, डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय हस्बैंड, एडॉप्शन या फिर जुडिशियल सेपरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुन्नी मुस्लिम मैरिज रिक्वायर्स, सुन्नी मुस्लिम विवाह के लिए आवश्यक है प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस, प्रेजेंस ऑफ अ काजी ओनली, रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट या फिर गिफ्ट एक्सचेंज। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ इनहेरिटेंस इज गवर्न बाय, मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकार को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शंस देखेंगे प्राइमोजेनिचर, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, स्पेसिफिक शेयर्स फिक्स्ड बाय शरीयत या फिर फैमिली सेटलमेंट ओनली। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्पेसिफिक शेयर्स फिक्स्ड बाय शरीयत लॉ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? 1972, 1986, 1995 या फिर 2000। ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 32, आर्टिकल 19। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 48A। ठीक है। ये हमें कहाँ दिया गया है? DPSP में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, आर्टिकल 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंडमार्क केस इज नोन एज द ग्रीन बेंच केस इन इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है UGC नेट में। ठीक है। भारत में पर्यावरण कानून में किस प्रसिद्ध मामले को ग्रीन बेंच केस के नाम से जाना जाता है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट इंक्लूड्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण में शामिल है वाटर, एयर एंड लैंड, ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल पॉल्यूटर पेज इज रिलेटेड टू, प्रदूषक भुगतान करेगा सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, लाइबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लाइबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग पॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है,
आप चाहें तो इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR वॉज एडॉप्टेड इन द ईयर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष में अंगीकृत की गई थी? 1945, 1948, 1950 या फिर 1966? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को गारंटी देता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आर्टिकल 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1990, 1993, 1995 या फिर 2000? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन अप्रोच द NHRC फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार उल्लंघन के लिए NHRC से कौन संपर्क कर सकता है? ऑप्शंस देखेंगे, ओनली द विक्टिम, एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, ओनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर ओनली कोर्ट्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली बाइंडिंग ह्यूमन राइट्स ट्रीट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक रूप से बाध्यकारी मानव अधिकार संधि है? ऑप्शंस देखेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट या फिर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, ICCPR। ये एक ऐसी संधि है जो विधिक रूप से बाध्यकारी मानवाधिकार संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। निम्नलिखित में से किसे कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित किया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। ठीक है, और क्या क्या प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट लॉ के तहत? तो यहाँ पे और क्या क्या है लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क के अलावा? ड्रामेटिक, ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शंस चेंज भी हो सकते हैं, है ना। म्यूज़िकल, ठीक है, और सिनेमेटोग्राफ और साउंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, ये सब प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अ पेटेंट इन इंडिया इज। भारत में एक पेटेंट के संरक्षण की अवधि है 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 25 साल? ठीक है, ये आंसर सबको याद रखना है। इसका आंसर है 20 साल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेडमार्क प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स। ट्रेडमार्क मुख्य रूप से किसकी रक्षा करता है? स्पेसिफिक इन्वेंशंस, लिटरेरी एक्सप्रेशंस, ब्रांड नेम्स, लोगोज एंड सिंबल्स या फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रांड नेम्स, ठीक है, लोगोज एंड सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अग्रीमेंट विच डील्स विद द ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज। बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक पहलुओं से संबंधित समझौता है। GATT, ठीक है, TRIPS एग्रीमेंट, NAFTA या फिर SAARC एग्रीमेंट? ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, ये ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म क्या है इसका? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक पहलुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन। भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शंस देखेंगे 1999, 2000, 2001 या फिर 2005, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मेनली डील्स विद, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? रेगुलेटिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मैनेजिंग टैक्सेशन ऑन गुड्स या फिर रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज? IT अधिनियम की कौन सी धारा साइबर अपराधों और दंड से संबंधित है? सेक्शन 43, सेक्शन 66, सेक्शन 72 या फिर सेक्शन 80। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 66, ठीक है। किससे डील रहता है? ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर, ठीक है, इंक्लूडिंग hacking and unauthorized access of data, ठीक है। बात करें अगर हम इसकी पेनल्टी की, क्या पेनल्टी है? तो इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 years एंड फाइन है अप टू 5 lakhs और बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द IT एक्ट 2000 टू हैंडल साइबर सिक्योरिटी इशू? IT अधिनियम 2000 के तहत साइबर सुरक्षा मामलों को संभालने के लिए कौन सी प्राधिकरण स्थापित की गई है? ऑप्शंस देखेंगे SEBI, CERT इन, TRAI या फिर RBI। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा CERT इन, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैकिंग इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत हैकिंग दंडनीय है? सेक्शन 43, सेक्शन 65, सेक्शन 66 या फिर सेक्शन 72। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेक्शन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द IT एक्ट 2000? निम्नलिखित में से किसे IT एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है? पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओनली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर वर्बल एग्रीमेंट्स। तो क्या आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ मेनली डील्स विद द कंपैरिजन ऑफ, तुलनात्मक लोक विधि मुख्य रूप से किसकी तुलना से संबंधित है? प्राइवेट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, पब्लिक लॉ सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, क्रिमिनल प्रोसीजर्स ओनली या फिर कॉर्पोरेट लॉज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, पब्लिक लॉ सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज के लॉ सिस्टम से रिलेटेड है हमारा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ पब्लिक लॉ इन द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक विधि का एक प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कस्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरीली कन्वेंशन या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट अलोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी वॉज गिवन बाय, तुलनात्मक लोक विधि के संदर्भ में सत्ता के पृथक्करण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस देखेंगे AB डाइसी, मॉन्टेस्क्यू, एरिस्टोटल या फिर रूसो। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जुडिशियल रिव्यू इज मोर प्रोमिनेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस देश में अधिक प्रमुख है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस या फिर चाइना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण किसके पास होता है?
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज मेनली फॉलोड इन, राष्ट्रपति शासन प्रणाली मुख्यतः किस देश में अपनाई जाती है? यूके, यूएसए, इंडिया या फिर फ्रांस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मीन्स, संघीय शासन प्रणाली का अर्थ है सेंट्रलाइज्ड पावर इन वन अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, एब्सोल्यूट मोनार्की या फिर रूल बाय मिलिट्री। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एडॉप्टेड इन, भारत में अपनाई गई शासन प्रणाली। ऑप्शंस प्योर प्रेसिडेंशियल, प्योर पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री विद द फेडरल स्ट्रक्चर, प्रेसिडेंशियल विद द यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री विद द फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, the concept of fundamental rights was inspired from the Constitution of, भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा या फिर आयरलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिक्स्ड टर्म ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 an agreement that has an adverse effect on competition is considered, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत एक ऐसा समझौता जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसे माना जाता है लीगल, वॉइड, वैलिड इफ नोटिफाइड या फिर वॉइडेबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी, वॉइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत थर्ड पार्टी बीमा है ऑप्शनल फॉर व्हीकल ओनर्स, मैंडेटरी फॉर ऑल मोटर व्हीकल्स, रिक्वायर्ड ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स या फिर नॉट एप्लीकेबल टू टू व्हीलर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, मैंडेटरी फॉर ऑल मोटर व्हीकल। ठीक है, सभी मोटर व्हीकल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होना। ठीक है, तो आज हमारा मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉक टेस्ट 3 करेंगे जिसमें फिर से ऐसे ही 100 क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट 1 नहीं देखा है वो जाके यूजीसी नेट जेआरएफ की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंसियरली इसको आप अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।